मैं अपने भाई के साथ घर में बिल्कुल अकेली रहती थी, जिसे मैंने हमेशा अपना सगा भाई माना था। मुझे नहीं पता था कि रात को सोने के बाद वो मेरे साथ इतना गलत करेगा। दुनिया की नज़रों में वो मेरा भाई था, लेकिन असलियत कुछ और थी। धीरे धीरे मैं उसके नकली प्यार के जाल में फंसती चली गई और फिर एक दिन उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 20 साल थी। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। रोज़ की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। अचानक मेरा भाई अरविंद मेरे कमरे में आया और दरवाज़ा बंद करके कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती हैं। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजिम अभी छुट्टी पर है, मुझसे नहीं होते यह घर के काम। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो सुकून मिल जाएगा। अरविंद की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। अरविंद कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वह वापस आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा और लेट गई। अरविंद कहने लगा, चलो दीदी, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वो मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा था। मुझे भी सुकून होने लगा था, दर्द भी कम होने लगा था। मैं आंखें मूंद कर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही थी। मेरी आंख मम्मी की आवाज़ पर खुली। मैं हड़बड़ा कर आंखें खोली तो मेरा सिर बुरी तरह से बोझिल था। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही ना हुआ। मैं उठकर जैसे ही दोपहर आ गए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार पर हाथ ना रखती तो यकीनन गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने के टेबल पर सब बैठे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम के साथ कुर्सी पर बैठ गई। देखकर अरविंद खाना मेरी प्लेट में डालने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा कि मम्मी, अन्नू पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें। अगर काम वाली नहीं आ रही तो उसकी जगह किसी और को रख लें। यह बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई ख़राब हो चुकी थी। मैं काफ़ी थकी हुई महसूस कर रही थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर चलना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे। इसीलिए मेरी मम्मी भी उसी कम में जॉब करती थी जहाँ पापा करते थे। मैं और अरविंद कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मी की वजह से छुट्टियाँ थी, इसीलिए हमें घर ही रहना पड़ रहा था। मैंने यह बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से अरविंद मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच हो चुका है। जब से मुझे छुट्टियाँ हुई थी वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबा देता। मैं उसे मना करती, मगर वो कहता कि नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचा। हाँ, मैं भी खामोशी से लेटी रहती। मगर एक रात जो कुछ हुआ उससे मेरे होश उड़ गए थे। क्या अरविंद कभी ऐसा भी कर सकता है? मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हुआ है। आहिस्ता से चलता मेरे बिस्तर के करीब आया और भले ही मैं सो रही थी, मगर मेरा जहन बेदार था। मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, बस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैं सोने से पहले हमेशा दरवाज़ा बंद करके सोती थी, फिर खुद कैसे खुल सकता था? मैं नींद भरी आंखों से उठी और दरवाजे को लॉक करने लगी। दरवाज़ा लॉक करने के बाद दोबारा पलटकर बिस्तर पर सो गई। मेरी आंख बंद होते एक बार फिर मुझे कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा
जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और दरवाज़ा खोलकर भी बाहर देखा, मगर वहाँ पर भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। उसी वक्त अरविंद भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आई। आपको डरने की और पीछे पीछे वो भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने कमरे ज़िद करने लगा कि मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता। आप सो जाएं। मैं यही सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई। उसने तकिया उठाकर सोफ़े पर रख लिया और वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सरने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को सहला, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सो रही थी। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने आप को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज़ बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह आराम से नहीं सोई थी। आज मैं बहुत खुश महसूस कर रही थी। न जाने क्या वजह थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज़ ही इतना खुश होता हूँ। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटा कर जब मैं बैठी तो अरविंद तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अन्नू दीदी, आप अपने बाल खोड़ देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगती थी। मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और ख़ुद ही मेरे बालों से कैचर उतार कर कहने लगा, आप नखरे मत किया करें। किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है। आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वहाँ मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रख कर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सर ने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। अरविंद मुझसे 4 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाता। कहता, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि और मैं आपका लाभ उठाता रहूं। वह मेरे बालों की मसाज कराती रहे और मैं आपका लाभ उठाता रहूं। वह मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मज़ा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, यह बहुत ही ख़ास तेल थे, ख़ास आपके लिए। आपकी जो इतने हसीन बाल है ना, यह उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया गया था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। तब अपने भाई पर गौर किया। मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी थी। यह सब क्या हो रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। अब मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैं सोई नहीं बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाना की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो घर में मेरे, और उसके अलावा कोई नहीं था। फिर वह किसके साथ बात कर रहा था। मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक आवाज़ आनी बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब वह बैठक से निकला। उसके हाथ में काफ़ी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुँह मुस्कुरा बल पड़े। अगले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर कहने लगा, अन्नू आप उठ गई। मैं चलते हुए उसके करीब आई। वह हड़बड़ा कर पैसे अपनी पैंट की जेब में डाल रहा था, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। वह नज़रें झुका चुका था। कहने लगा, आप प्लीज़ पापा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि उसने यह पैसे पापा को। मैं ताज्जुब में थी। मैंने सख्ती से पूछा तो वह सहम गया। कहने लगा,
यह पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने के रूप में लौट आए थे। मैंने सोचा था कि इनसे मोबाइल लूँगा, लेकिन फिर उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, हाँ तुमने अच्छा किया, घर के हालात देखो किस कदर ख़राब है, हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा था। मैंने वह पैसे रात को पापा को दे दिए थे। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन किचन में काम कर रही थी जब अरविंद अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं जितनी हैरान होती उतना ही कम था, क्योंकि वो अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ही ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतार कर बर्तन धो रही थी। जब वह सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा ऊपर लिया और फिर अरविंद को समझाने लगी कि ये क्या तरीका है, तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर नहीं हैं, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। अरविंद कहने लगा, ये मेरा घर है, जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा खाना तैयार करो, मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं। वह मुझसे काफ़ी नाराज़ हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती, खाना तो बनाना ज़रूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी। तुम खुद भी आओगी? मुझे अरविंद का रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात, पर वह ऐसे कैसे बदल सकता था? मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसकी दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वे सभी अरविंद की उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रहेगी। जैसे ही वे गए तो मैं अरविंद पर फट पड़ी कि दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नज़र ना आए। मगर वह तो अगले ही पल मेरे गाल थाम कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? ठीक है, वह नहीं आएंगे दोबारा, मगर आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगे? कैसा लड़का था यह, कभी प्यार जताने लगता तो कभी चिढ़ने लगता। मैंने हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे अरविंद की हरकतें कुछ मुश्किल सी लगने लगी थी, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। उस रोज़ भी जब मैं अजीब तरह से आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी का आराम करने के लिए सोई तो अरविंद मेरे अपने पैरों को अब किसी का हाथ महसूस हुए मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। इस घर में एक मैं ही हूँ जिसे आपकी इतनी फ़िक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। खैर, मैं भी थक चुकी थी, आंखें बंद की और सोने लगी। अरविंद के हाथों मसाज से मैं नींद की गहराई में खोने लगी थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। यह सामान किसका था? मैं तो कुछ भी बोल नहीं सकी। सर में इतनी तेज़ दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी और मुझे पास में फुसफुसाना दे रही थी। मगर कौन बोल रहा था यह मैं पहचान नहीं सकी। मुझे तो बस अरविंद की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा दृश्य मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा जहां शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो यह सब कुछ समझ ना पाती। घर में मेरे और अरविंद के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूकी थी। दिन बदन में कमज़ोर होती जा रही थी। उस दिन भी अभी मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान होने लगी। उन्होंने कहा कि वे अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। उस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए थे। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं पेट से हूँ। आखिर यह सब मेरे साथ कौन कर सकता था? अरविंद मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ। बात ऐसी थी कि किसी से छिपी नहीं थी कि वो मेरा सौतेला भाई है। वो मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मैं माँ की पहली शादी की औलाद हूँ। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को यह बात बताऊं। अरविंद मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरी गाल खींच देता। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी कि मेरे साथ आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। फिर मैंने एक दिन